नमस्कार साथियों। आज हम नवसंस्थावाद के अंतिम संस्करण और फाइनल वर्जन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अंतर्राष्ट्रीय नवसंस्थावाद के बारे में परिचर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नवसंस्थावाद राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रेरित एक उपागम है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों और संरचनाओं के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में संस्थाओं की संरचनाओं की अथवा संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले एक्टर्स की क्या भूमिका रहती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर्स के रूप में नेशन स्टेट और नेशन स्टेट की तरह रिजिम थ्योरी के रूप में अन्य संस्थाएं और संरचनाएं और संगठन जो कि राष्ट्र राज्य के हितों को प्रभावित करते हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय नवसंस्थावाद के मुख्य समर्थकों की बात की जाए, सपोर्टर्स की बात की जाए, तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ख्यातनाम शोधार्थी कोहेन, ने, हैंसन, क्लेवर, मेयर एंड रिचरबर्ग हैं। इसके अलावा भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शोधकर्ताओं ने समर्थन किया है, जिनमें एक्सलॉर्ड, वेंडिट, कृष्णर भी मुख्य रूप से शामिल हैं। इनकी क्या मान्यता अथवा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नवसंस्थावाद को किस रूप में और किस अर्थ में अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, जिनमें मुख्य रूप से खेल सिद्धांत, रिजिम थ्योरी और रियलिज्म थ्योरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नवसंस्थावाद को ऑपरेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद या अंतर्राष्ट्रीय नवसंस्थावाद की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद अथवा नव अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संरचनाओं के महत्व को अभिव्यक्त करता है। ये संरचनाएं किस तरह से अपने महत्व को अभिव्यक्त करते हैं, इसमें राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन की संरचनात्मक व्यवस्थाएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों को प्रभावित करती हैं। अर्थात भले ही उनका योगदान कम रहता है, परंतु अनेक कारणों से अथवा अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों से अथवा हित नहीं हो तो पारस्परिक सहकारिता के सिद्धांत के रूप में उनके द्वारा एक दूसरे की या अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिकर्ता के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। इसका मुख्य समर्थन एक्सलॉर्ड, कोहेन, वेंडिट, कृष्णर और रिचबर्ग ने किया है। उनकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो औपचारिक नियम होते हैं और जो उनकी औपचारिक संरचनाएं होती हैं, वो औपचारिक नियम और संरचनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों के राजनीतिक अभिकर्ताओं को और राजनीतिक व्यवहार को निश्चित संरचना अथवा शेप या डिजाइन प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। सबसे पहले स्वरूप में यदि देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संधि नियमों की ये सूची हमें 1648 की वेस्टफेलिया संधि या ट्रीटी के अंतर्गत दिखाई देती है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर पर यदि हम देखें तो रीजनल लेवल पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, ये क्षेत्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिकर्ताओं के रूप में, संरचनाओं के रूप में और संस्थाओं के रूप में हितों को प्रभावित करते हैं और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्टर्स बने हुए हैं और वो रीजनल लेवल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बढ़कर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बात करें गेट 1947 जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, गेट और WTO, गेट का जो विकसित स्वरूप WTO के रूप में 1995 से स्थापित है, वह निसंदेह आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। वह आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं में, वस्तुओं में, कृषि में, उत्पादन, इन तमाम तरह के डिसीजंस में और हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजंस में अथवा
इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसके बारे में हमने पहले परिचर्चा की है, वहाँ लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस को बढ़ावा देता है और किस तरह से उनके हितों को बढ़ावा मिलेगा, इस स्वरूप में वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों को प्रभावित करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरी दुनिया भर में आर्थिक सहायता से भिन्न होता है और वह इकोनॉमिक एड की अपेक्षा उसके द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करने का प्रयास किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति को संचालित, प्रभावित और परिवर्तित करने की भूमिका का निर्वहन करता है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों में IMF से परे विकास के आधार पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्थापित हुए हैं, वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर को डिसाइड करने में अथवा संरचनाओं और संस्थाओं के रूप में आर्थिक संरचनाओं के माध्यम से, विकास की नीतियों के माध्यम से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस को ऑपरेट करती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संस्था और संगठन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इन ख्याति प्राप्त शोधकर्ताओं के अनुसार दोनों का एक दूसरे की पर्यायवाची के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है और संस्था और संगठन शब्दों का विस्तृत भावार्थ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। ऐसी संस्थाएं और संगठन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्तर दोनों पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ वो विद इन दी नेशंस भी दिखाई देते हैं और वो राज्य रूपी जो रिजिम होता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 तरह की मुख्य समस्याएं हमारे सामने उभरती हैं और इन 2 प्रकार की मुख्य उदित समस्याओं में नंबर 1 पर है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में संस्थागत तार्किकता का उपयोग किया जा सकता अथवा नहीं किया जा सकता, अर्थात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों की कार्यप्रणाली और संरचना का संस्थागत विश्लेषण करने में क्या संस्थागत तार्किकता या इंस्टीट्यूशनल रैशनैलिटी का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अभिव्यक्त करने के अंतर्गत भी इंस्टीट्यूशनल रैशनैलिटी अथवा संस्थागत तार्किकता का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर भी यूटिलाइजेशंस और यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्या विशिष्ट पहचान रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था को संस्थागत विश्लेषण करने के लिए हमें संशोधन और परिशोधन की आवश्यकता पड़ती है? निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम संस्थागत विश्लेषण करते हैं अथवा संस्थागत अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रकार की जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका संस्थागत विश्लेषण करने के लिए हमें तुलना के उन आधारों की और उन आधारों में मॉडिफिकेशंस की और परिशोधन की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद के द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के समझ सकते हैं। यद्यपि संशयवादियों की मान्यता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य रूप से जो तर्क दिया जाता है और हमें स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है वो औपचारिक नियम और संरचनाएं बिना दबाव के लागू नहीं होती। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियम और संरचनाएं, कानून, संधियां, एग्रीमेंट केवल पुलिस फोर्स या पावरफुल फोर्स के द्वारा ही लागू होते हैं। इसके बिना भी और इसके द्वारा भी लागू होते हैं। जब राजनीतिक शक्ति की अपेक्षा आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रिलेशनशिप अथवा सिमिलरिटीज ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो वे बिना किसी फोर्स के लागू होते हैं। लाइक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गैट, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसी संस्थाओं की बात करें, ऐसे संस्थान या क्षेत्रीय संगठनों में उनके रीजनल इंटरेस्ट ज़्यादा हावी होते हैं। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हावी होने के कारण उनके माध्यम से ये नियम लागू होते हैं। इसलिए संशयवादियों की संशय करना या डाउट करना वाजिब है, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसके अलावा कोहेन ने, हेस्क्यूनेल, मेयर और रिचबर्ग
इस बात का समर्थन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थावाद को यदि स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें रिजिम थ्योरी को समझना होगा। इट मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज ए रिजिम थ्योरी। उनका ये मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अथवा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म का हमें अध्ययन करना है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का अध्ययन करना है, तो हमें रिजिम थ्योरी या शासन प्रणालियों के सिद्धांत उसको स्वीकार करना होगा। शासन प्रणालियों का सिद्धांत क्या? शासन प्रणाली का मतलब यहाँ किसी राज्य से नहीं है, अपितु नेचर ऑफ रिजिम से भी है। अपितु नेचर ऑफ रिजिम के पैरेलल अन्य रिजिम और वह बियॉन्ड द स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। ऐसी संस्थान, ऐसे संगठन जो राज्य की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कंट्रोल करते हैं, रेगुलाइज करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, परिवर्तित करते हैं, अथवा जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी नेशन स्टेट को सहायता दी जाती है तो उस समय नेगोशिएशंस की वो भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब है कि वो राज्य प्रणाली के समानांतर अपना प्रभाव और प्रभुत्व रखते हैं। ऐसी रिजिम को हैसन, क्लेवर, मेयर और रिचबर्ग ने, कोहेन और ने को छोड़कर इन तीनों विचारकों ने रिजिम थ्योरी को 3 भागों में विभाजित किया है। इस रिजिम थ्योरी को डिजाइन करने में 3 आधार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है इंटरेस्ट बेस्ड रिजिम थ्योरी, राष्ट्र के हितों पर आधारित रिजिम सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है पावर बेस्ड रिजिम थ्योरी, शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत। और तीसरा है नॉलेज बेस्ड रिजिम थ्योरी, ज्ञान आधारित शासन व्यवस्था वर्गीकरण का सिद्धांत। ये तीनों ही आधार अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में इंटरनेशनल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा निम्न 7 प्रश्नों के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय नव संस्थावाद को समझा जा सकता है, जिसके अंतर्गत संस्था का अभिप्राय। पहला प्रश्न है कि संस्था का अर्थ क्या होता है। संस्था और संगठन को यहाँ पर्यायवाची स्वरूप में यूज किया गया है और इसलिए संस्था और संगठन विस्तृत स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। वो क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन लाइक यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, साफ्टा, आफ्टा, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। संस्था सर्जन, संरचना का सर्जन इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से फैक्टर्स नेशनल इंटरेस्ट को ड्राइव करते हैं अथवा नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे ड्राइव करता है। संस्थागत परिवर्तन ये उन राष्ट्रों के राष्ट्रहित के मुख्य मुद्दे होते हैं जो संस्थाओं में बदलाव करते हैं। व्यक्तिगत और संस्थागत संबंधों की जब बात करें, इंडिविजुअल और इंटरनेशनल, तो यहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा यहाँ व्यक्ति के रूप में जो कार्य करते हैं वो नेशन स्टेट्स होते हैं और नेशन स्टेट्स के पैरेलल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इंडिविजुअल यूनिट के रूप में और सब मिलकर कलेक्टिव यूनिट के रूप में इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सब मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए ये है अंत्यक्रिया का स्वरूप है। संस्था का स्वरूप या प्रारूप, विशिष्ट रूप से संस्था का स्वरूप या प्रारूप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑपरेट करने वाले फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सीमाएं या आलोचनाएं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपने आप में और इंटरनेशनल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बहुत से वर्जन्स का एक समूह है, इसलिए इसकी अपनी सीमाएं और कमियां हैं। फिर भी यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आदर्श संस्था और ध्येय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नव संस्थावाद का अभिप्राय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नव संस्थावाद इस बात पर अधिक बल देता है कि वह संस्था, संगठन, नीति, सिद्धांत सबसे प्रभावी है जिसके माध्यम से कोई राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति कर सकता है। तो यह था अंतर्राष्ट्रीय नव संस्थावाद और इस व्याख्यान के साथ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के सभी वर्जन समाप्त हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।